परदेश में बसे पाकिस्तानी आए रोज मुख्तलिफ मसाइल से दोचार होते हैं। उन्हें अपने हक के हुसूल के लिए मुख्तलिफ इदारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। परदेशियों के देश में बढ़ते मसाइल के हल के लिए 92 न्यूज यूके इनके इश्यूज को ऐवाने बाला तक पहुंचाता है। आज हम दो ऐसी ही स्टोरीज का फॉलो अप लेंगे जिस पर हम पहले भी प्रोग्राम कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेश से देश तक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो दो स्टोरीज़ हम करेंगे ये स्टोरीज़ हम पहले कर चुके हैं। हम फॉलो अप ले रहे हैं कि जो मुतासरा लोग हैं उनके जो केसेस हैं वो कहाँ तक आगे बढ़ सके हैं। पहला जो हमारा फॉलो अप है वो है मुतासर शख्स सफदर ज़मान का, जिनका ताल्लुक बरतानिया के शहर लंदन से है और उन्होंने कारोबार की गर्ज से इस्लामाबाद में मौजूद एक प्लाज़ा जो कि उनके वालिद मोहम्मद यूसुफ के नाम है और सेक्टर F10 के मरकज़ इस्लामाबाद में वाक़ है। मुतासर शख्स के मुताबिक उन्होंने 1999 में कारोबार की गर्ज से चंद दुकानें जिसमें बेसमेंट भी था वो किराए पर देने का इरादा किया और मुतासर शख्स का अगली पार्टी अवान ग्रुप से 10 साल का मुआहदा तय पाया, जिसके मुताबिक दुकानों का रेंट 84,000 रुपये तय हुआ जो कि 2 माह के लिए था और इस बात पर फिर इत्तफाक भी किया गया था कि हर 2 साल के बाद रेंट में 10% इजाफा किया जाएगा। 2 साल का अरसा गुजर जाने के बाद रेंट 92,400 रुपये हो गया और फिर मज़ीद 2 साल के बाद जो रेंट था वो 1,01,640 रुपये माहवार हो गया था। मुतासरा शख्स का जो केस है अब भी ये अदालत में ज़ेर इल्तवा है और अब जो तकरीबन कुल रकम बनती है वो तकरीबन 23 लाख की रिकवरी का ये मामला है। ये मसला हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जैसे कि मैंने बताया। मज़ीद हम अपने नुमाइंदे से भी बात कर लेते हैं और वो जो मुतासरा शख्स हैं सफदर, उनके सेक्रेटरी हमारे पास हैं जो आज इस मामले पे बात करेंगे। सफदर ज़मान कुछ मसरूफियत की वजह से हम शामिल नहीं हो पा रहे हैं प्रोग्राम में। राजा काशिफ होंगे, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे आफ्ताब बाजवा माहिर कानून वो भी हमारे साथ होंगे। सबसे पहले हम निसार साहब से बात कर लेते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि उनका मामला केस जो है वो अदालत में ज़ेर इल्तवा है। जी निसार साहब बताइएगा, हम ये मामला अपने प्रोग्राम में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो ये 23 लाख की रिकवरी का मामला है, अदालत में आपका ये केस चल रहा है, क्या कोई अभी फैसला हो पाया है? जी अभी तक किसी किस्म का फ़ैसला नहीं हो पाया है। बाकी नेक्स्ट पार्टी जो है वो किसी किस्म का कोई मौक़िफ़ उनका सामने नहीं आया है। बाकी लॉयर से जो हमारी बात हुई है तो वो कह रही है उनका एविडेंस अभी तक नहीं आया है। हमारे जो एविडेंस है वो हमने पेश कर दिया है, उनका एविडेंस बाकी है अभी। उसके बाद जो होगा, नेक्स्ट अगस्त की छुट्टियाँ आ गई हैं, अगली सितंबर में डेट पड़ी है तो देखें इंशाल्लाह सितंबर में क्या होता है। तो अगली जो आपकी मुखालिफ पार्टी है वो क्या उज़्र पेश कर रही है कि वो क्यों अभी तक अपने एविडेंस जमा नहीं करवा पाए हैं अदालत में? कोई मौक़िफ़ उनका सामने नहीं आ रहा है जी इस बारे में। सही। राजा काशिफ, आपके पास इस बारे में क्या अपडेट्स हैं? जी तकरीबन 2 महीने पहले हमने इस हवाले से अपना किया था प्रोग्राम, आज उसका फॉलो अप कर रहे हैं हम। तो मीनवाइल अदालती 2 महीने की छुट्टियां आती हैं, अदालत की छुट्टियां हैं। इनके वकील की जानब से प्ली किया गया है, लेकिन दूसरी पार्टी अवान ग्रुप की जानब से उसका ताल कोई जवाब, कोई एविडेंस नहीं दिए गए। उन्होंने एविडेंस देने हैं कि हमारी तरफ ये रकम वाजिबुल अदा नहीं है, इस हवाले से उन्होंने एविडेंस देने हैं जो ताहाल वो अभी तक दे नहीं सके हैं। अवान ग्रुप का भी एक मौक़िफ़ है, मेरा ख्याल है निसार साहब उस पर भी थोड़ा रोशनी डाल दें कि उन्होंने भी इन पे केस किया हुआ है कि हमारा नुकसान हुआ है। थोड़ा सा क्या नुकसान हुआ है? रेंट पे दुकानें तो इन्होंने दी थी, क्रॉस चेक हो जाएगा। वो उनका दावा है कि हमने इस पे खर्चा किया था, इसको बनाया था, इस पे हमारा भी लाखों रुपए का खर्चा हुआ था और हमें किसी तरीके से गेम प्लान करके निकाला गया, इसलिए हमारा खर्चा जो है वो रिकवर किया जाए, हमें लेके दिया जाए इनसे, हमारा अपना नुकसान हुआ है, हमने इसको होटल बनाया, इसको रिहायशी मकासद। फिर हमें दोनों पार्टियों का मौक़िफ़ लेना चाहिए ना, वन साइडेड हम तो प्रोग्राम नहीं कर सकते ना, तो हमें उनसे भी आप नेक्स्ट टाइम कोशिश कीजिएगा। अवान ग्रुप का हमने मौक़िफ़ जानना नहीं, लास्ट टाइम भी हमने मौक़िफ़ की कोशिश की थी, आज भी हमने राब्ते की कोशिश की है। अच्छा। यानी हम उनसे राब्ता नहीं कर रहे, हम वन साइडेड कर रहे हैं। आज भी उनका मौक़िफ़ जानने के लिए अभी भी वो इस्लामाबाद में F10 के ही गिरदोनवा में वो रेस्टोरेंट्स के बिजनेस करते हैं अवान ग्रुप का।
उनका ये काम है, रेस्टोरेंट्स का काम है, अभी भी वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वो अपना मौका, वो कहते हैं हम अपना मौका अदालत में दे रहे हैं, हमारा केस अदालत में चल रहा है, तो आप देख लें अदालत के, हम तो अदालत में अपना मौकफ दे रहे हैं। पूछा, आज भी मैंने पूछा कि आपकी तरफ से क्या, तो जो उन्होंने केस तो किया हुआ है उस बारे तो खुद में उनसे पैसे लेने निसार हैं। साहब, जो उन्होंने आप पे केस किया हुआ है अवान ग्रुप ने, वो भी तो जाहिर है केस आप अदालत में फाइट कर रहे हैं। जिस तरह आप लोग अपने एविडेंस पेश कर चुके हैं अपने मामले में, इस तरह जो उन्होंने आपकी मुखालिफ पार्टी ने आप पर केस किया है, क्या वो एविडेंस आप लोग पेश कर पाए हैं अभी तक? वो सेम मतलब जो बिल्डिंग कह रहे थे, बिल्डिंग में सीपेज है, वो जो छोटे मामला थे, हमारा के रेस्टोरेंट ये ख़राब कर रहे हैं, नेक्स्ट ये खुद करना चाहते थे, जो इस किस्म की बातें थी, इस किस्म की बातें तो सामने नहीं आई ना, इस किस्म का कोई एविडेंस वो पेश कर सके कि भाई ये रेस्टोरेंट खुद करना चाह रहे थे, नेक्स्ट पार्टी को दे रहे थे, और दूसरा ये कह रहे हैं हमने इसको बनाया, इस पे पैसा लगाया, गटर वगैरह की पूरा उन्होंने डिमोलिश किया है, इसको ख़राब किया है ना, उन्होंने कोई किसी किस्म का कोई किया है, उसमें मेंटेनेंस किया है, जिस तरह उन्होंने एक बनाया था फर्स्ट टाइम उसी तरह वो छोड़ के चले गए हैं। लेकिन इसको आपको भी तो प्रूफ करना पड़ेगा ना अदालत में, ये तो आप लोगों का मौक़िफ़ है ना, जिस तरह आप लोग अपने रेंट पे अपना मौक़िफ़ बता रहे हैं, इस तरह इसको आपको भी अदालत में प्रूफ करना पड़ेगा। सिर्फ अब टीवी चैनल पे आकर वन साइडेड वो दे देना अपना मौक़िफ़, इससे तो बात नहीं बनेगी। प्रूफ तो यही प्रूफ है, वो अपना एविडेंस पेश करें, भाई हम किस वजह से नहीं कह रहे थे, जो उनके मसले थे वो तो हमने सामने बयान कर दिए हैं, अदालत में भी बयान किए हैं। आफ्ताब साहब, क्या मामलात होते हैं इस तरह के, क्या हल होता है इनका, जबकि इस तरह के मामलात जब अदालत में हो, दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पे केस किया हुआ हो, तो फिर किसकी सुनी जाती है? ज़ाहिर दोनों तरफ से अदालत को बैलेंस भी रखना है और एविडेंस के मुताबिक ही चलना है। देखिए 1910 में ना रेंट के मुताबिक एक कानून आया था और बहुत अच्छा कानून आया है। उसके मुताबिक अगर कुछ पार्टीज आपस में एक मुआहदा करती हैं, रेंट पे कोई बिल्डिंग लेती हैं या दुकान लेती हैं या कोई भी ऐसा अदारा लेती हैं, उसके मुताबिक उन्हें रेंट कंट्रोलर के पास जाके एक एग्रीमेंट जो भी वो लिखते हैं वो एक रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है, और उसकी मुद्दत जो है वो 1 साल होती है। 1 साल के बाद दूसरी पार्टी को फिर उसको रिन्यू कराना होता है। हाँ, उस जो रेंट डीड जो होती है उसके अंदर वो सारी शराइत लिखी होती हैं कि अगर जो किराएदार है अगर उसमें कोई तब्दीली करता है, उस पर अखराजात करता है या उसकी तोड़ फोड़ करता है तो उसका जिम्मेदार वो होगा, या उसको उसी तरह की रेनोवेशन करके मालिक जो है घर का या दुकान का वो करके देगा। तो ये सारी शराइत जो हैं वो रेंट डीड के अंदर लिखी जाती हैं। अच्छा। जब वो डीड रजिस्टर्ड होती है तो उस रजिस्टर्ड डीड के मुताबिक रेंट कंट्रोलर उसकी पाबंदी करवाता है। तो लिहाजा इस वक्त कानून बहुत वाज़ेह है। अगर इनकी रेंट डीड रजिस्टर्ड है तो फिर मैं समझता हूं कि इनको किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तमाम शराइत लिखी हुई हैं। उन शराइत के मुताबिक जो है वो रेंट कंट्रोलर एक ऑर्डर पास करेंगे, और जो भी पार्टी फ्री मुतसर होगा, जिससे चाहे वो मालिक हो या किराएदार हो, जो भी रेंट डीड लिखी गई है उसके मुताबिक फैसला होना है। तो ये मैं निसार साहब से पूछ लेती हूँ कि आप लोगों की जो रेंट डीड है जिसकी बात आफ्ताब साहब कर रहे हैं, क्या ये रजिस्टर्ड है? वो सारा मामला पहले तय किया आप लोगों ने? ज़रा मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आकर निसार साहब में बताइएगा। वापस आते हैं नाज़रीन एक छोटे से वक्त के बाद। ये निसार साहब बताइएगा कि क्या वो रेंट डीड जो है वो रजिस्टर्ड है आप लोगों की? जी, जब 99 में उनके साथ एग्रीमेंट किया, 10 साल का एग्रीमेंट उनके साथ किया था, तो उसमें ये लिखा गया था कि भाई जिस तरह आप हमें हमसे लेंगे बिल्डिंग, सेम पोजीशन में हमें वापस करेंगे और दूसरा इस पर लेआउट नहीं कर सकते हैं, जो कि आप बता चुकी है 2 साल बाद 10% जो इंक्रीज़ होना है वो ये शराइत लिखी। तो ये लिखा था कि वो किस हालत में थी? वो तो कह रहे हैं काम ही हमने कराया है। अगर आप लोगों ने उनको इस हालत में दी कि काम करवाने की ज़रूरत पड़ी उस पर, तो फिर तो ज़ाहिर है उन्होंने काम करवाना था। अब ये मेंशन तो नहीं है उसमें कि आपने दी किस हालत में थी। हमने शॉप्स दी थी उनको, उन्होंने बीच में हॉल बनाया था, हमारी जो वॉल्स थी वो सारी करा दी थी उन्होंने। सही। तो राजा, आपको क्या लगता है कि किस तरह मामला जो है ना, वो अवान ग्रुप क्या कहते हैं कि जब इन्होंने इनको बिल्डिंग दी थी तो वो किस हालत में थी? क्या उन्होंने वाकई उसमें मेंटेनेंस करवाई? क्या क्या बनाया? कितना पैसा लगा उनका ऊपर?
अच्छा शाजिया, मेरी जो उनसे ऑफ द रिकॉर्ड, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी यही कहा था कि ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था कि हम ऑन रिकॉर्ड नहीं कह रहे, आपको ऑफ द रिकॉर्ड बता रहा है। उन्होंने जो उनके बंदे ने मुझे कहा, उन्होंने कहा हमने लाखों रुपया लगाया था, हमने दीवार बनाई थी और हमने ये पहले बनाया था, बताया था कि हमारा ये बिज़नेस है, हमने रेस्टोरेंट बनाना है। उसके लिए ज़ाहिर है हमें उसको हॉल को ओपन करना पड़ना था। उसके बाद उन्होंने कहा हम उसको रेस्टोरेंट को वसी कर रहे थे, उसके लिए हमने उसके साथ जो खाली प्लॉट था उसमें हमने कहा कि हम प्लाजे से आपके रास्ता निकालेंगे, जो इसका वो प्लॉट है वहाँ पे हम सुबह के टाइम नाश्ते का अरेंजमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम ओपन स्पेस के तौर पे यूज़ करेंगे। और जो जिसका वो प्लॉट है उसको हमने एग्री कर लिया, हमें उसको कुछ रेंट देंगे, हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे। तो इस पे भी कोई एतराज़ात इनकी तरफ से है। असल इनका जो मामलात है वहाँ से बिगड़ने शुरू हुए। उसके बाद सीपेज का मसला आया, उसके बाद टैंकी का नीचे से ओवरफ्लो होना, क्लाइंट्स बैठे हैं, कस्टमर बैठे हैं, उनके इवेंट्स चल रहे थे, मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ उनके इवेंट्स चलते थे, वो बुकिंग करते थे प्रोग्राम्स की, वहाँ प्रोग्राम चल रहा होता था, ओवरफ्लो होना, सीपेज की वजह से स्मेल आती थी, सालगिरह के फंक्शन वगैरह हो रहे होते थे, वो फिर ख़राब होने शुरू हुए। उसके बाद फिर ये मामलात मज़ीद बढ़ते गए। उन्होंने कहा हमने इसकी सेटिंग करने के लिए, प्रॉपर इसको रेस्टोरेंट बनाने के लिए लाखों रुपया खर्च किया है, वो उस लाखों रुपए की रिकवरी का जिम्मेदार अब ये कह रहे हैं कि हमने उनको जिस हालत में दिया था हम उस हालत में लेंगे। वो कहते हैं हमने जब एग्रीमेंट किया हमने ये चीज़ें बताई थी कि हमने ये काम करना है, जब मालिक को बता दिया कि हमने ये काम करना है तो फिर उसके बाद तो एतराज़ ख़त्म हो जाता है कि आपने ये ख़त्म कर दिया, ये बना दिया, ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया। उनका जैसे हमने लिया वैसे उन्होंने हमसे इन्होंने ले लिया वापस। हम तो काम करना चाहते थे लेकिन हमें किसी ने काम करने, जब हमने रेस्टोरेंट को चलाने की पोजीशन में हम ले आए उसके बाद जो हमें तंग करना शुरू कर दिया गया। उसके बाद इन्होंने खुद, इनका कोई प्रोग्राम था शायद, इस तरह उनका मौक़िफ़ है कि इन्होंने खुद करना चाह रहा थे कि हम ये करेंगे काम। दूसरा एक और चीज़ का इजाफा कर दूँ, रेंटल जो इनका है वो डिसाइडेड है, इनको रेंट का वो रेंटल अदालत ने इनको कब्ज़ा लेके दिया, निकाला, इन्होंने केस किया। अब मामला सिर्फ ये है कि इनका जो रेंट बकाया है ये उसका क्लेम कर रहे हैं कि हमारा ये रेंट बकाया था, जो इंक्रीजेज रेंट बनता है इनका, जो इंक्रीज हुआ था सालों में, वो रेंट कुछ ये डैमेजेस क्लेम कर रहे हैं, को मीटर शीटर के बिलों की मद में बकाए जाते उसका क्लेम कर रहे हैं। उसकी तरफ से ये बात आ रही है, वो कह रहे हैं कि मैंने जो लगाया है उसका कौन जिम्मेदार है, मेरा क्या कसूर है कि अगर इस बिल्डिंग में नकाइस निकल आते और मैं मालिक को कहता हूँ नकाइस को दूर किया जाए और उसको मेरी कंप्लेन के बावजूद दूर नहीं किया गया, तो फिर बताएं, मैं उसको कहता है कि मैं तो फिर अदालत ही जाऊंगा, मैं तो अदालत का रास्ता ही इख्तियार करूंगा। तो आफ्ताब साहब, जब दोनों तरफ इस तरह ज़ुबानी कलामी सिर्फ बातें की जा रही हैं तो अदालत फिर इस तरह के मामलात को कैसे लेकर चलती है आगे? क्या अदालतें हमेशा फैसले करती हैं एविडेंस पर। सही है। सबसे ज्यादा जैसे ये कहते हैं कि हमने रेंट डीड एक लिखी थी, अब वो मामला खत्म हो गया है, अब मामला चला गया है कि जो उनके बकाया जाता है वो उन्होंने देने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रेंट वाला मामला वो तो इनका मामला, जो दुकान का पोजेशन है वो तो हल हो गया है। अब जो बकाया जात हैं उनके बारे में रेंट डीड के अंदर जो लिखा गया है, अगर तो ये लिखा गया है कि जो वो कहते हैं कि जी टैंकी का ओवरफ्लो था और फलां फलां जो चीजें खराब थी वो हमने खुद ठीक करवाई हैं, तो उसके बिल होंगे उनके पास, वो बिल देंगे, फिर ये भी अपना सबूत पेश करेंगे सारा कि जनाब जो रेंट डीड के अंदर जो काम हमने करवाना था हमने करवाया है, या इसने खुद अपनी मर्जी से, अगर उसने अपनी मर्जी से किया है तो फिर इनको ये किराया नहीं, इनकी डिटेक्शन नहीं होगी किराए में से, नहीं तो वो अदालत जो है वो डिग्री पास कर देगी, एग्जीक्यूशन हो जाएगी उसकी, फिर वो जो बकाया 22-23 लाख हैं वो इनको मिल जाएंगे। ये सारे का सारा मामला, सारे का सारा केस जो है, ये जो इनकी डीड है, जो रेंट डीड लिखी गई है उसके मुताबिक इसको हल होना है। ये एक तो स्टेज है इसकी दुकान को खाली करवाना, वो तो हो चुकी है। अब दूसरी स्टेज है कि इनके बकाया जात की रिकवरी है, वो रिकवरी अब अदालत ने एविडेंस देखनी है, उसने बताना है कि जी मैंने इतने अखराजात किए थे वो टैंकी ठीक करवाने पे या हाल पे या जो भी किए हैं, क्या इन्होंने उस रेंट डीड में पता कि जी अगर कोई टैंकी खराब होती है या हाल में आप कोई भी काम करवाते हैं तो उसके अखराजात खुद बर्दाश्त करोगे। ये सारी बातें उस रेंट डीड के मुतल्लिक होंगी, वो इसका फैसला करेगी, फिर उसके मुताबिक। तो यूजुअली ऐसे मामलात अदालत में कितनी देर तक चलते हैं? क्या ये मामलात अदालत जल्दी निपटा देती है या ये भी साल हर साल चलते हैं ऐसे केसेस? नहीं, ये तो सुप्रीम कोर्ट 2017 में अब वाज़ेह तौर पर एक बहुत बड़ा हुक्म पास कर चुकी है। ये मामला 6 माह से ज्यादा नहीं चलते, 6 माह के अंदर इनको हल करना होता है। और अभी भी आज भी जुडिशल काउंसिल में जो है अपना जजेस के जो फंक्शन में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये खिताब करते हुए जजेस को कहा कि मुझे अफसोस हो रहा है कि आप जिस पीडीडी हमें करने हैं, जो हमने टाइम फ्रेम वर्क दिया हुआ है, आप नहीं कर रहे। और उन जजेस को भी पाबंद किया है कि जो टाइम फैमिली मैटर्स के केसेस और रेंट मैटर्स के केसेस जिनमें
टाइम शेड्यूल दिया गया है वो करें। और उसके अलावा सिविल कोर्ट के जो फ्रेवलेस एप्लीकेशन आती हैं वो भी उनके बारे में आज बड़ी तफसील से उन्होंने बात की है जजेस के साथ। आज का उनका खिताब भी बड़ा अहम है इस बात में कि उन्होंने जुडिशरी के अफसरान को जो हदायत दी हैं उस पर अमल करें। इसलिए मैं समझता हूँ ये केस ज्यादा देर नहीं चलेगा, कुछ देर चलेगा और इंशाल्लाह ये इसका फैसला जल्द हो जाएगा। तो आप इनको कोई मशवरा देना चाहेंगे बेहतर तो ये है दोनों पार्टियां आराम से बैठ के रणनीति सामने रखें, उस पर अगर लिखा है कि टैंकी खराब होगी तो ये मालिक ठीक कराएगा या किराएदार खुद ठीक कराएगा, ये बातें सारी उसमें लिखी होंगी। उसके मुताबिक आराम से बैठ के किसी थर्ड आदमी को बैठा के आराम से फैसला करा के जो करना है करके पैसे देने लेने वाले अपना हिसाब कर लें, वो बेहतर है बजाय इसके कि ये अदालतों में धक्के खाते रहें। रेंट कंट्रोलर है, फिर उसकी अपील है, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। ये जितनी रिकवरी के पैसे हैं दोनों फ्री के एक दूसरे से ज्यादा वकीलों पे अखराजात कर लेंगे। बेहतर यही है कि एक आदमी को सालस मुकर्रर कर लें, तीसरे आदमी को और अपना फैसला करवा लें। सही, मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर कंप्लेंट सेल खालिद अली शाह मौजूद हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन के, उनसे बात करते हैं। खालिद अली साहब, इस तरह के मामलात जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी होते हैं, प्रॉपर्टीज़ के रेंट का मसला, 2-2, 3-3 साल गुजर जाते हैं, तो आप लोगों के पास इस तरह के मामलात आते हैं हैंडल करने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं खालिद शाह बोल रहा हूँ जी। एक चीज़ की मैं पहले वजाहत कर दूँ कि मेरा इदारा है जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन, और जो कमीशन है वो पंजाब के अंडर आता है, ओवरसीज़ पंजाब कमीशन। जी हाँ, थोड़ी सी एक और मैं माजरत चाहता हूँ क्योंकि आपकी जो बातचीत चल रही थी मुझे अभी ऑनलाइन ली है तो मुझे बैकग्राउंड का नहीं पता कि आप किस सिलसिले में बात हो रही थी। मतलब कि मसला ये है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये बेस इन चीज़ों पे है ना कि बाहर के जो ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी है लोग हैं उनकी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ का पाकिस्तान में मसला होता है ना कि कब्ज़ा कर लिया जाता है। अगर किसने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दी है तो वो रेंट नहीं दिया जाता, साल साल रेंट इकट्ठा हो जाता है, उल्टा जो मुखालिफ पार्टी होती है वो उल्टे केसेस कर देती है। तो इस तरह के ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी उनके मसाइल होते हैं। तो मैं पूछना आपसे ये चाह रही थी कि जो अभी मैं केस डिस्कस कर रही हूँ ये रेंट का मसला है। सफदर साहब हैं, ये लंदन में रहते हैं, इन्होंने अपना एक प्लाजा दुकानें यहाँ पे किराए पे दी, वो किराया आज बढ़कर 23 लाख हो गया है, केस किया हुआ है। तो इस तरह के जो ओवरसीज़ के पाकिस्तानियों के मसले होते हैं क्या आप इनको एड्रेस करते हैं आपका इदारा? जी बिल्कुल, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए बाकायदा हमने एक कंप्लेंट सेल डेवलप किया हुआ है ऑनलाइन कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के नाम से, और अब ये लोग ऑनलाइन कंप्लेंट भी कर सकते हैं। और इससे आसानी ये होगी कि इनकी जो कंप्लेंट होगी इस पर हम जो भी एक्शन लेंगे किसी भी इदारे को, कंसर्न अथॉरिटीज को जब हम फॉरवर्ड करते हैं तो ये अपना स्टेटस ऑनलाइन उस पर चेक कर सकते हैं कि उसकी एप्लीकेशन के साथ हमने क्या स्टेटस क्या है, ये हमारी स्टेटस क्या है, और वो ऑनलाइन अपना ये चेक करते हैं। अब जहाँ तक इनकी प्रॉपर्टी का रेंट का ताल्लुक है तो हमारे पास इस किस्म के इश्यूज हैं, बहुत इश्यूज हैं, और अफसोस है कि जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि दूर बैठे होते हैं और इन पे ये लोग काबिज हो जाते हैं। तो तरीक़ेकार के मुताबिक हमारे पास ये है कि जी जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट होती है हम उसको अप्रोच करते हैं, क्योंकि हम खुद तो जाके इस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते, हम पुलिस अथॉरिटीज़ को रुजू करते हैं। इनको कहिएगा कि अगर इन्होंने कंप्लेंट ऑलरेडी की हुई है तो अगर की हुई है तो मेरा नाम है निसार साहब। आप लोगों ने ये मैं इनसे जरा पूछ लूं फिर मुझे अगली स्टोरी की तरफ आगे बढ़ना है। निसार साहब, आपने ओवरसीज ये जो इदारा है इनका फाउंडेशन, यहाँ पर आपने इनको कांटेक्ट किया है, अप्रोच किया है, एप्लीकेशन दी है कोई? नहीं जी, बाकी किसी का कोई कंप्लेन नहीं किया है, जस्ट अदालत में है ये हमारा जो केस है। अब थोड़ा सा जी इनकी मैंने बात सुन ली। अब अदालत में जब चीज आ जाए तो इस पे कोई इदारा भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, माँ सिवाय ये कि अदालत जो है उसको हम ये रिक्वेस्ट करते हैं, एक पाकिस्तान इंस्पेक्शन टीम है जिसके थ्रू हम ये करते हैं कि वो केस इनका स्पीडी की जाए। हम उसको ये भी नहीं कह सकते कि इनके फेवर में की जाए या इनके अगेंस्ट, क्योंकि वो कानून का दायरा कार है और उसमें मुदाखलत हो नहीं सकती। इनसे ये कहिए कि हमें मेरा नाम khalid@opf.org.pk पे कंप्लेंट फॉरवर्ड कर दें, हम इसको फॉलो अप करेंगे, हम इसको रुजू करेंगे और जो पंजाब इंस्पेक्शन टीम है उसको हम ये फॉरवर्ड कर देते हैं कि इनके केस को जल्दी परसू किया जाए। ये तरीक़ाकार है। ठीक है, ठीक है निसार साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम ऐसे ही स्टोरीज को फॉलो अप करते हैं, मज़ीद भी आपसे इस बारे में हम पूछते रहेंगे। हम बढ़ते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। बाकी मेरे जो मेहमान हैं वो मेरे साथ ही। अगली स्टोरी हमारी है जहांगीर खान के हवाले से। इस स्टोरी का भी हम फॉलो अप कर रहे हैं। ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो जहांगीर साहब हैं ये बरतानिया में रहते हैं।
इन्होंने 1999 में जद्दा टाउन इस्लामाबाद में एक प्लॉट ख़रीदा था। कुछ अर्सा पहले 2004 में जब जहांगीर साहब जो हैं ये जहांगीर पाकिस्तान आए और अब्दुल रऊफ़ अब्बासी से मुलाकात की, जो कि जद्दा टाउन में मार्केटिंग मैनेजर थे, इस सोसाइटी के मार्केटिंग मैनेजर थे। उन्होंने जहांगीर साहब को इस पूरी सोसाइटी टाउन का वो इन्हें दिखाया, जो कि अभी बन रहा था, ज़ेर तामीर था, अंडर कंस्ट्रक्शन था। फिर जहांगीर ने प्लॉट की 4 दीवारी करने की इन्होंने प्लॉट ख़रीदा और कहा कि मैं इसकी 4 दीवारी करना चाहता हूँ, जिस पर मार्केटिंग मैनेजर ने उन्हें 3 महीने इंतज़ार करने का बोला, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि वो इतनी देर तो पाकिस्तान में नहीं रह सकते। इस पर फिर जहांगीर ने फ़ौरी तौर पर अपने भाई से रब्ता किया, जो कि वो भी बरतानिया में ही रहते हैं। फिर जहांगीर के भाई ने टाउन के मालिक से मुलाकात की, जो कि उन दिनों में बरतानिया में थे। फिर उन्होंने जहांगीर के भाई को ये यकीन दहानी कराई कि प्लॉट पर उन्हीं की मलकियत रहेगी जो आप लोगों ने लिया है। अगर वो 20 साल के बाद भी टाउन जाएंगे तब भी प्लॉट उसी हालत में ही मौजूद रहेगा। कोई भी दूसरा फरीक उनकी जगह पर काबिज नहीं हो सकता, कोई कब्ज़ा नहीं कर सकता। जो प्लॉट की हिफाजत है ये करना टाउन मालिकान की जिम्मेदारी है। ये उन्हें यकीन दहानी करवाई गई थी जहांगीर के भाई को। फिर 2 साल का अरसा गुजर गया। उसके बाद जब जहांगीर खान पाकिस्तान आए और उन्होंने टाउन मालिकान के दफातर में हाज़िरी दी, तो फिर उन्होंने देखा कि तमाम दफातर ही बंद हैं, तमाम दफातर को बंद पाया। जब जहांगीर ने मकामी लोगों से पूछा तो पता चला कि टाउन के जो मालिक हैं ये नैब की हिरासत में हैं और अब तक जहांगीर का किसी शख्स से रब्ता ही नहीं हो पाया है। इन्हीं से बात करते हैं। जहांगीर खान भी हमारे साथ इस वक्त, राजा काशिफ भी हैं, आफ्ताब बाजवा भी हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आकर इस मसले को डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जहांगीर खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जहांगीर साहब। आप जैसा कि जानते हैं कि हम आपकी स्टोरी पहले भी अपने प्रोग्राम में डिस्कस कर चुके हैं, हम स्टोरीज़ को फॉलोअप भी लेते रहते हैं कि आप लोग जो बाहर बैठे हैं यहाँ पर अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप लोगों के साथ जब फ्रॉड हो जाते हैं तो क्या कहाँ तक आपके केसेस पहुँचते हैं। हमारा काम तो होता है ना कि अरबाब इख्तियार तक आपकी आवाज़ पहुँचाई जाए कि आप लोगों को इंसाफ मिले जो आप लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। तो क्या बना आपके मसले का? जो आपकी प्रॉपर्टी है नैब की ज़ेर हिरासत हैं, आपने जो जद्दा टाउन के मालिकान जो हैं, तो उसके बाद आपने परसू किया केस को? जी अवलन तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बेबस लोगों की आवाज़ बने हैं। दूसरा ये है कि मैंने वहाँ कुछ दोस्तों से रब्ते किए हैं और वो अदारों से बातचीत कर रहे हैं, अभी तक तो कोई जवाब ऐसा नहीं मिला। अच्छा, तो अदालत में है आपका केस? जी अदालत में नहीं है। तो आपने फिर कैसे आप अपने इस केस को परसू कर रहे हैं? पुलिस के जरिए कर रहे हैं, किसके जरिए कर रहे हैं? तो किसी न किसी इदारे से तो आपको रब्ता करना पड़ेगा ना। नैब से कहते हैं कि हम नैब को दरख्वास्त देंगे। तो अभी देंगे? कब देंगे? जी 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 वो कहते देंगे। अभी हमारा तो खास आदमी नहीं है, कुछ दोस्त ही हैं, उनसे बात की है। चले, हमारी तो कोशिश है, हमने तो आपको अपना प्लेटफॉर्म हाजिर है आप जैसे लोगों के लिए जो बाहर रहते हैं। तो ये बताइएगा कि तकरीबन कितने साल हो गए हैं आपको पाकिस्तान आए हुए? इसमें जब आपको पता चला कि आपके साथ ये फ्रॉड हो गया है तो उसको देखने के लिए दोबारा आप कभी पाकिस्तान आए? जी पाकिस्तान तो मैं हर साल जाता रहता हूँ। मैं अभी जब पिछला प्रोग्राम किया था तो उससे 2-3 माह कबल आया था वापसी मैं बरतानिया में, तो हर साल जाता रहता हूँ। जब भी गया हूँ तो पहले तो उस साइड पर जाता रहा हूँ तो वहाँ तो कोई आदमी ही नहीं था। अच्छा, तो हमारा कोई खास आदमी वहाँ भी नहीं था। फिर कुछ दोस्त बरतानिया से जो उनसे बात की है तो उनने वहाँ कुछ दोस्त रब्ता कराया है, तो उनको पेपर वगैरह भेजे तो वो कहते हैं कि हम कुछ कोशिश कर रहे हैं। वो जो ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन है वहाँ पे भी ओवरसीज की आवाज़ सुनी जाती है। वो तब ज़रा होता है कि जब अदालत में मामला चला जाता है तो वो फिर कोई इदारा उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता। तो आपको तो चाहिए ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन जो है, जो बनी आप लोगों के मसाइल के लिए है, आप उनसे तो रब्ता एटलीस्ट कर सकते हैं ना वहाँ पे। जी जी उनसे भी रब्ता कर सकते हैं यहाँ। तो आपने तो कुछ किया ही नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं जब आप खुद ही कुछ नहीं कर रहे हैं? तो हम क्या करें? सही बात, देखते हैं। अभी उम्मीद तो अभी नई हुकूमत आई है, शायद कोई वो इस मसले में कोई थोड़ा सा कोई अदारा ऐसा बनाए जो कि
कहीं क्योंकि यहाँ दरखास्त इनकी तो approach नहीं है दें, ना कहीं दरखास्त तो दें। जी इंशाल्लाह देंगे जी। राजा काशिफ, वो तो मुझे बेचारे वो बड़े कंफ्यूज से लग रहे हैं, उन्होंने तो मामला किसी इदारे तक पहुंचाया ही नहीं है। इवन उन्होंने तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो फाउंडेशन है उनसे भी रब्ता नहीं किया है। जाहिर है जिनका केस है, जब तक वो खुद परसू नहीं शाहजी, मैं करेंगे आपको तो बताऊं, कौन क्या कर सकता है। जी 3 महीने पहले शाजी हमने ये प्रोग्राम किया था जिसका आज हम फॉलो अप कर रहे हैं। उस प्रोग्राम में भी जहांगीर साहब को मशवरा मैंने दिया था कि आप डीसी के पास, आप जो लोग हैं मुतासरीन हैं, आप डीसी के पास एप्लीकेशन एक भेजें। कम से कम जो बरतानिया में आप लोग मुकीम हैं वहाँ से रजिस्टर्ड डाक से एक दरख्वास्त तो उन्हें करें कि डीसी इसका जो है वो केयर टेकर है। नैब ने जो फैसला दिया था उसने डीसी के हवाले किया था कि वो मुतासरीन के हवाले से पॉलिसी बनाएं और इसको 293 कनाल का कब्ज़ा लें और इसका इनको कब्ज़ा दें, इनको लोगों को अकोमोडेट करें। बाकी कुछ अकाउंट्स उनके फ्रीज़ हैं। जद्दा टाउन वालों के ज़ेर हिरासत वफ़ात पा चुके हैं जो जद्दा टाउन का मालिक था, वो गिलानी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। लोगों के साथ फ्रॉड करके वो राह अदम चले गए हैं। तो बहरहाल तो इनको लास्ट टाइम भी हमने जो हमारे साथ माहिर कानून थे उन्होंने भी ये मशवरा दिया था। राजा काशिफ, जद्दा टाउन के मालिक की वफात पा गए तो पीछे सारा कंपनसेट कौन करेगा? फिर तो ये ऐसी आवाज किसके सामने उठा रहे हैं? कौन करेगा इनको, इनके पैसे वापस? नहीं, कंपलसेट के हवाले से मैं आपको बता दूं शादिया, 2500 मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी बताया था, इन्वेस्टिगेट किया था स्टोरी को। 2500 के करीब इसके मुतासरीन हैं जद्दा टाउन के, और इसमें 293 कनाल का जो कब्ज़ा है वो जद्दा टाउन के पास फिजिकल तो नहीं था, उन्होंने डेवलपमेंट की हुई थी, कुछ लोगों के पैसे बकाया थे। 800 कनाल का था। ये इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, CDA जिसको कहते हैं, जो वफाकी दारुल हुकूमत के तमीर व तरक्की की जिम्मेदार अदारा है। और इसका केस जो है ये जोन 5 में आता है इस्लामाबाद के। इसका केस जो है नैब में चला, उनके अकाउंट फ्रीज हो गए, उसमें करोड़ों रुपया मौजूद है। उनकी प्रॉपर्टीज प्लज की हुई हैं, नैब ने रोकी हुई हैं। नैब ने केस इसका फैसला सुना के DC को इसका केयर टेकर किया था, DC इस्लामाबाद को। मैं ब्रेक ले लूं, फिर आफ्ताब साहब से बात करते हैं कि क्या हाल होता है ऐसे केसेस का, एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद जी। आफ्ताब बाजा साहब, अभी तक तो आपने भी सुना, इन्होंने तो किसी से रब्ता ही नहीं किया जहांगीर साहब ने अभी तक, तो क्या मशवरा देंगे आप इन्हें? वो नई हुकूमत से उम्मीदें लगाए बैठे हैं। हाँ, देखिए इनका मामला बहुत क्लियर हो गया है। नैब ने एक रिसीवर मुकर्रर कर दिया है डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को। वो इनके मामला को देखेगा, इनके एप्लीकेशन को देखेगा। इनको चाहिए कि फौरन डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं उनसे रब्ता करें, वहाँ एप्लीकेशन दें और अपना क्लेम दाखिल करें। या तो इनको इनका क्लेम मिलेगा, या फिर वो जगह जो है, जो उनकी जायदादें जो जब्त हुई हैं, जो कहते हैं कुछ वहाँ पे है भी है, कुछ जमीन खरीदी हुई है, कुछ उनके अकाउंट भी मुंजमद हुए हैं, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज को भी जो है सीज किया हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि कम से कम और कुछ नहीं तो इनका जो क्लेम है वो वापस हो जाएगा। कम से कम एप्लीकेशन जरूर दें, और एप्लीकेशन देने के बाद फिर ये जिस मुल्क में रह रहे हैं साहब, वहाँ पे जितने लोग हैं उन सबको इकट्ठा करें। अगर ये मेरे ज़िम्मे लगाते हैं तो मैं इनका बिल्कुल बगैर फीस के इनका केस करूंगा, और इस्लामाबाद DC को साहब को एप्लीकेशन दे के इस मामले पर फिर ये होगा अगर डिप्टी कमिश्नर साहब कोई इसमें गफलत करते हैं या इसमें कोई डिले करते हैं तो हम सीधा हाईकोर्ट जा सकते हैं। हाईकोर्ट रेट करके एक डायरेक्शन ले सकते हैं कि जनाब विद इन 1, 2 मंथ, 3 मंथ जो है इनका मामला हल किया जाए। स्पेशली जो ओवरसीज हैं उन लोगों का प्रायोरिटी बेसिस पे जो है केस किया जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और इस तरह मैं ये जरूर कहूंगा ओवरसीज कमीशन के जो साहब आपके साथ लाइन पे हैं, उनको ये जरूर मशवरा दूंगा कि भाई जहां अदालतों में मामला पेंडिंग होते हैं वो अपनी जगह पे, आपके मामला अदालत में पेंडिंग नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर हुए हैं वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, ये उसको भी कह सकते हैं ओवरसीज वाले, उसको भी डिप्टी कमिश्नर को भी कह सकते हैं कि ये ओवरसीज के लोग हैं, तो आप इनके मामला को फौरन जल्द हल करें। और इसकी पैरवी करना, इसको परसू करना, ये ओवरसीज कमीशन का काम है। इनको जो भी ओवरसीज की एप्लीकेशन आएगी ये जाए वहाँ डिप्टी कमिश्नर के पास इस्लामाबाद के, ये ओवरसीज की एप्लीकेशन आई है, इसका आपने क्या किया है, उसका फिर फॉलो या जो भी बैक देनी है उस आदमी को ओवरसीज दे के आपके केस में ये प्रोग्रेस हुई है, बजाय इसके कि ये वकीलों के चक्करों में पड़े हैं या किसी और रोले में। एक महकमा बना हुआ है, लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं ये इनके। खालिद साहब, इस पर कोई बात करना चाहेंगे आप? हेलो जी खालिद साहब। जी
जी जी। बिल्कुल, मैंने उनकी सारी बात सुन ली है। हाँ जी। और जद्दा हमें जिन लोगों ने अप्रोच की है जद्दा टाउन के सिलसिले में, हमने ऑलरेडी इनकी केसेस नैब को भेजे हुए हैं और नैब से हमारी ये सारा चल रहा है, इसके कॉरेस्पॉन्डेंस चल रही है और उनकी तरफ से उन्होंने उम्मीद दिलाई है कि हम इसका जल्दी डिसीजन ले रहे हैं। जो मोहतरम मेरे भाई यूके में बैठे हुए उनको भी कहें कि ये अपनी एप्लीकेशन हमें या तो डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दें या डीसी को फॉरवर्ड करें, सो दैट कि इनका भी क्लेम लॉन्च तो हो जाए। सही। ये अपनी एप्लीकेशन जब तक ये नहीं देंगे तो इनका कैसे मसले का हल होगा। सही। तो हमें जिन लोगों ने अप्रोच किया है वो हमने केस नैब को भेजे हुए हैं जद्दा टाउन से जी ऑलरेडी। जी हाँ। जहांगीर साहब कुछ पूछना चाहेंगे? माहिर कानून भी हमारे साथ हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जी, फाउंडेशन के डायरेक्टर, वो भी हमारे साथ हैं। बहुत अच्छा मशवरा दिया है, तो मैं इंशाल्लाह अब एप्लीकेशन जो है ये मैं डीसी को भी भेजूंगा और से कमीशन को भी दूंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया है कि आपने ऐसे मशवरे दिए हैं। जी बिल्कुल, आप दरख्वास्त जरूर दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जहांगीर खान आपका, राजा काशिफ, निसार अली और आफ्ताब बाजवा में तमाम मेहमानों को बहुत शुक्रिया। इस तरह हम डिफरेंट स्टोरीज़ जो और भी हम कर चुके हैं, हमारी कोशिश होती है कि उनका फॉलोअप आप तक पहुंचाते रहें। मुझे इजाज़त दीजिए, प्रोग्राम का वक्त हो गया। अगले हफ्ते एक नई कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।